हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग के साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने बताया था प्लेटो ने जो है शारीरिक या लौकिक सुंदरता के बारे में बताया हुआ था। और जो है प्लेटो ने अपने कई सारे मत भी प्रकट किए हुए थे ज्ञान और संसार को लेके। फिर उनके हिसाब से जो है ज्ञान कितने प्रकार का था ये भी बताया था। देखिए, मैं हमेशा जो है आप लोग को नया वीडियो जब बनाती हूँ, ये जो वीडियो स्टार्ट करती हूँ नया वीडियो, तो आप लोग को हमेशा पुराने वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ, ताकि आप लोग को याद रहे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि प्लेटो की आपकी अभी ये 4th वीडियो है, तो प्लेटो का जो ज्ञान का भंडार है वो बहुत विस्तार रूप में उन्होंने बताया हुआ है। इसीलिए जो है आपको इसके सारे पार्ट शेयर कर रही हूँ, और अभी 1-2 पार्ट आप लोग के साथ और शेयर करूँगी प्लेटो के बारे में। और प्लेटो से तो जो है एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो, इसीलिए मैं आपको इतना जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके बारे में बता रही हूँ। तो और जो है प्लेटो ने जो है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेटो ने जो है शारीरिक या लौकिक सुंदरता के बारे में बताया हुआ है कि किस प्रकार वो शारीरिक और लौकिक सुंदरता में जो है देखते हैं सुंदरता के गुण। तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं उसके बारे में। अभी समन्वय संतुलन आवश्यक है, तो प्लेटो ने जो है वो शारीरिक और लौकिक सुंदरता के अंतर्गत बताया है कि उसमें समन्वय और जो है संतुलन होना बहुत आवश्यक है। मतलब कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तभी चीज़ें जो है सुंदर लग सकती हैं। जब तक उसमें बैलेंसिंग नहीं होगा, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जो चीज़ें उलझी रहेंगी, तो हम उसमें सुंदरता देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए उसमें जो है बैलेंसिंग भी होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, समन्वय और संतुलन दोनों होना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट था वो था शुद्ध रेखाओं और रंगों का होना आवश्यक। तो देखिए, उसमें शुद्ध रेखाओं का भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपकी जो रेखाएं हैं वही फाइन नहीं होंगी, तब तक उस कलाकृति में सुंदरता दिखेगी ही नहीं। और जब उसमें रंग भर देंगे आप, जो आपका चित्रण है, तो और भी खूबसूरत लगने लगेंगी। तो प्लेटो मानते हैं कि उसमें शुद्ध रेखाओं और रंगों का होना भी बहुत आवश्यक है। श्रव्य दृश्य द्वारा भी हम सुंदरता का अनुभव करते हैं, मतलब देख के और सुनकर भी हम जो है सुंदरता का अनुभव करते हैं। ये तो मैं आप लोग को जो है जो भी जितनी भी वीडियो शेयर करती हूँ सब में बताती हूँ कि हम जो दृश्य द्वारा और श्रव्य द्वारा सुंदरता का अनुभव करते हैं, देखकर और सुनकर जो है सुंदरता का अनुभव करते हैं। सुंदरता मनोहरता का आकर्षण और नेत्रों को सुखद होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं वो बहुत मनोहर होनी चाहिए और हमारे नेत्रों को भी आनंद की अनुभूति प्रदान करें, ऐसी सुंदरता होनी चाहिए। तभी वो सुंदर हम मानते हैं कि हाँ, ये चीज़ सुंदर है। जब तक हमारे नेत्रों को सुखद प्रदान नहीं करेगी, वो चीज़ें हमारे लिए सुंदर नहीं होंगी। संसारिक सौंदर्य दृश्य प्रकट होता है। तो देखिए, जो संसार में सुंदर चीज़ें हैं उन्हीं से तो दृश्य बनता है, जब पूरा संसार का, तभी तो हम उसमें सुंदरता ढूंढते हैं और उसी के द्वारा हम शाश्वत सुंदरता तक पहुंचते हैं। तो जो संसारिक सुंदरता है, तो जब हम उसमें देखते हैं, सुनते हैं, तभी हम शाश्वत तक पहुंचते हैं। शाश्वत मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला। और शाश्वत सुंदरता में जो है वो विचार और प्रत्यय आते हैं, जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहते हैं, तो वो शाश्वत सुंदरता के अंतर्गत आते हैं। और शाश्वत सुंदरता का जो साधन माना है वो किसको माना है? संसारिक सौंदर्य जो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो ये प्लेटो ने जो है शारीरिक और लौकिक सुंदरता में, फिजिकल और कॉस्मिक में सुंदरता में, ब्यूटी में बताया हुआ था। फिर जो नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी वो थी प्लेटो के ज्ञान एवं संसार के समन्वय के विचार। तो ज्ञान और संसार में कैसे समन्वय है, कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो प्लेटो ने विचार किया था। तो उसके 2 रूप इन्होंने बताए थे, वो जड़ और चेतन थे। तो जड़ और चेतन में जो है इन्होंने एक बाहरी सुंदरता के बारे में बताया था, और एक जो मानसिक और ब्रह्मांड में है, जो हम देख ही नहीं सकते हैं, उसके बारे में बताया था। तो इस प्रकार उन्होंने जड़ और चेतन 2 प्रकार से संसार के 2 रूप बताए हुए थे। उसके बाद जो प्लेटो ने अपना ज्ञान प्रकट किया था और ज्ञान के बारे में बताया था, तो उन्होंने ज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से थे? आदर्श ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और विचार या प्रत्यय। ये 3 ज्ञान के बारे में प्लेटो ने बताया हुआ था। तो देखिए, ये जो 3 ज्ञान हैं, ये तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में लास्ट वीडियो में बता ही दिया है, बस इसमें आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड कर रही हूँ। तो प्लेटो ने जो है वो इंद्रियों को भ्रमित माना था, मिथ्या माना था, कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बस भ्रम प्रकट करती हैं। और प्लेटो का मानना है कि जो है उसको बस बुद्धि से समझा जा सकता है। जो चीज़ें सुंदर हैं वो चीज़ें जो है वो हमारी इंद्रियों से नहीं, हमारी बुद्धि द्वारा जो समझी जाती हैं। तो प्लेटो ने जो है ये चीज़ें बताई थी। उसके बाद प्लेटो ने कला पर विचार किए थे। तो प्लेटो ने जो है कला को एक निर्माण की प्रक्रिया मानी थी, और काव्य को जोड़कर, कलाओं को जोड़कर उन्होंने वर्णन किया हुआ था। तो प्लेटो के अनुसार कला के प्रमुख गुण बताए थे उन्होंने। तो गुण को मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो अब मैं इस वीडियो में गुणों के बारे में बताऊँगी कि प्लेटो क्या क्या चीज़ें देखते हैं कलाओं में, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं।
मानव जीवन का अनुकरण। तो कलाओं में मानते हैं कि मानव जीवन का अनुकरण होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे आप लोग कोई चीज़ सामने देखते हैं तो उसी का तो अनुकरण करते हैं आप लोग, तभी तो वो चीज़ें अपने चित्रों में बनाते हैं। तो कलाओं में मानव जीवन का अनुकरण होता है। अब सेकंड देखते हैं, दिव्यता की झलक। दिव्यता की झलक मतलब जो चीज़ हम बनाते हैं वो बहुत दिव्य होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए और बहुत उत्तम होनी चाहिए, तभी उसमें दिव्यता की झलक आएगी। तो कलाओं में ये प्रमुख गुण हैं, दिव्यता की झलक भी होनी चाहिए। सौंदर्य का अंकन। अब देखिए, आप लोग को जब मैंने फर्स्ट वीडियो सौंदर्य शास्त्र की जो शेयर की थी, तो उसमें सौंदर्य शास्त्र कला पर या कलाओं में क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ था। तो आप लोग लास्ट में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में, कि क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो उसमें सौंदर्यता का अंकन होना चाहिए, मतलब जब कोई कला में सुंदरता ही नहीं होगी तो वो कला में कोई गुण ही नहीं होंगे। तो इसीलिए मानते हैं कि उसमें सौंदर्यता का अनुभव होना चाहिए। किसमें? कलाओं में। आनंद अनुभूति। देखिए, कला में आनंद अनुभूति भी होनी चाहिए। ये भी एक कला का प्रमुख गुण है कि जब हम कलाओं को देखते हैं, जब तक हम उसको देख के खुश नहीं होंगे, आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो उन कलाओं का कोई महत्व नहीं होगा। अब आपका थर्ड कह रही हूँ, सॉरी, लास्ट पॉइंट है उपयोगिता। उपयोगिता, देखिए, कला मानते हैं प्लेटो के बारे में पहले भी बताया था मैंने कि प्लेटो मानते हैं कि जो चीज़ें उपयोग में हैं वही चीज़ें सुंदर हैं। तो प्लेटो ने ये बताया है कलाओं के गुण में कि वो उपयोगी भी होनी चाहिए, उनमें उपयोगिता का गुण होना चाहिए। तो ये सारे उन्होंने कलाओं में गुण बताए हैं। किसने बताए हैं? प्लेटो ने बताए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्लेटो के अनुसार। कला केवल आनंदमयी ही नहीं, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। देखिए, कोई चीज़ आप देखते हैं, कोई भी कलाओं को आप देखते हैं, वो बस आपको सुंदर लग रही है तो उसका मेन मोटो ये नहीं होता कि हाँ बस देखने में सुंदर लग रही है। तो प्लेटो मानते हैं कि वो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी होनी चाहिए, समाज को कोई मैसेज देना चाहिए अपनी कलाओं द्वारा, तभी वो कलाओं में जो है हमें आनंद की अनुभूति होगी, जब हमारे वो उपयोग में होगी। तो प्लेटो मानते हैं कि कला बस देखने में सुंदर लगे ऐसी कलाएं नहीं होनी चाहिए, वो कुछ हमारे उपयोग में आए, राष्ट्र के उपयोग में आए, ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ऐसे गुण कलाओं में होने चाहिए। कला में ही समाज से लाए और सुंदर शैली मन के शुभ और सुंदर गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, जो कलाएं हैं हमारी समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा ही प्रकट होती हैं और हमारे जो मन में चलती हैं चीज़ें उन्हीं द्वारा प्रकट होती हैं। तो जो कलाएं हैं वो मानते हैं कि सुंदर गुणों के कारण उत्पन्न होती हैं, मतलब जो चीज़ें हम सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, बनाते हैं, तो उन्हीं द्वारा वो उत्पन्न होती हैं, कलाएं उत्पन्न होती हैं। कलाकार सत्य का अनुकर्ता मात्र है, उसकी रचना कल्याण या शिव के लिए ही होनी चाहिए। तो देखिए, कलाकार जो है वो अनुकर्ता है, मतलब किसी भी चीज़ की वो अनुकृति कर सकता है, देख के वो बना सकता है, उसकी प्रतिछाया बना सकता है। तो उसकी जो रचना है वो हमेशा कल्याण के लिए होनी चाहिए, शिव के लिए होनी चाहिए। शिव मतलब यहाँ पे गॉड जो है, शिव गॉड के लिए नहीं बता रहे हैं, शिव यहाँ पे कल्याणकारी माना गया है। तो वो हमारे कहीं ना कहीं कल्याण के लिए होनी चाहिए, वही कला हमें बनानी चाहिए। तो प्लेटो ने ये बताया हुआ है कि कलाकार जो है वो सत्य का अनुकर्ता होता है, जो चीज़ें दिखती हैं उसको वही वो बनाता है और वो हमारे कल्याण के हित में होती हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य में कला के स्थान की विवेचना की है। तो देखिए, प्लेटो के मैंने आपको 3 ग्रंथ बताए थे जब मैंने प्लेटो की स्टार्टिंग की थी, प्लेटो के बारे में बताना स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में। प्लेटो की जो थी उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो उनमें रिपब्लिक जो है प्रमुख है। तो रिपब्लिक में उन्होंने आदर्श राज्य में कला के स्थान की विवेचना की है, जो कलाओं का स्थान है, आदर्श स्थान है, उसकी विवेचना की है। किसमें की है? रिपब्लिक पुस्तक में की है। अब देखते हैं, कला संस्कृति राष्ट्रीय चेतना और जीवन की अभिव्यक्ति है, उसे दोष रहित शिव स्वरूप ही होना चाहिए। तो कलाएं जो हैं वो हमारी संस्कृति है, राष्ट्रीय चेतना है और जीवन के व्यक्ति हैं। तो जैसे हम कभी बहुत खुश होते हैं तो उनको अपनी कलाओं द्वारा दिखाते हैं, हम कभी बहुत दुखी होते हैं तो उनको कलाओं के द्वारा दिखाते हैं। तो एक जीवन की अभिव्यक्ति तो है जो आपके पेपर्स पर प्रकट हो रही हैं। और जो है राष्ट्रीय चेतना, कैसे राष्ट्रीय चेतना होती है कलाओं में? जैसे मान लीजिए आप कई नए प्रकार के कैंपेन चलाते हैं, जो है जगत को जो है जागरूक करने के लिए, मानव को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कैंपेन
चलाते हैं, जैसे मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे तो आप मैसेज ही तो देते हैं, पूरे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको एक तरह से मैसेज ही देते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना और जीवन की अभिव्यक्ति और जो है कलाओं में पाई जाती हैं, तो इसीलिए उसे दोष रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हमें कलाओं के द्वारा कोई जो है बेकार ज्ञान नहीं देना चाहिए जो लोगों पे जो है बुरा प्रभाव डालें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो शिव स्वरूप ही होना चाहिए। मैंने बताया आप लोग को ना कि शिव जो है यहाँ पे कल्याणकारी माने गए हैं, मतलब कलाओं को कल्याणकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, संवेगों को कुरेद कर उभारने वाले कलाकार को फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज में सादर विदा कर देना चाहिए। तो देखिए प्लेटो मानते हैं कि जो संवेगों को कुरेदते हैं और उनको उभारते हैं, ऐसे कलाकारों को, देखिए जो कलाकार जो है वो संवेगों को कुरेदते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, मतलब उनका जो मैसेज होता है, जो गलत मैसेज होता है कलाओं द्वारा, तो प्लेटो मानते हैं कि जो ऐसे कलाकार होते हैं उनको फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज्य में सादर विदा कर देना चाहिए, मतलब उनको नहीं रहना चाहिए हमारे समाज में, उनको विदा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक मुहावरे की तरह इन्होंने यूज़ किया, या फिर कह सकते हैं उनके लिए एक लाइन बोली है प्लेटो ने कि उनको फूलों का हार पहनाकर उनको अपने राज्य से, आदर्श राज्य से विदा कर देना चाहिए, जो हमारे संवेगों को कुरेदते हैं ऐसे कलाकारों को। आदर्शवाद और नैतिकता को उचित स्थान देने के कारण ही यूनान की कला में उत्तेजक और अशुभ विचार नहीं के बराबर हैं। तो देखिए जो प्लेटो हैं वो यूनान के हैं, तो इनका जो आदर्शवाद है, आइडलिज्म है प्लेटो का, तो इन्होंने जो है अपने यूनान में उन्होंने उनका पूरा जो है प्रस्तारित हुआ, विस्तार से उन्होंने लोगों तक पहुंचाया अपना जो इनका आदर्शवाद था। तो आदर्शवाद और नैतिकता का एक उचित स्थान है वहाँ पे, कहाँ पे, यूनान में। इसी कारण जो है यूनान में जो अशुभ विचार हैं, जो बेकार से विचार रखते हैं मानव, वो नहीं के बराबर है, मतलब वहाँ पे है ही नहीं, एक तरह से बहुत ही कम परसेंटेज में है वहाँ पे, कहाँ पे, यूनान में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नग्न मानव आकृतियाँ भी अशुभ भाव उत्पन्न नहीं करती हैं। देखिए जो नग्न मानव आकृतियाँ होती हैं, कई लोग ऐसे नग्न आकृतियाँ देख के सोचते हैं अरे ये क्या देख लिया हमने, मूर्तियाँ देख के सोचते हैं अरे ये क्या देख लिया, तो नहीं। अब जब हम कलाकार हैं तो हमें उसमें भी सुंदरता दिखती है, उसमें एनाटॉमी दिखती है, प्रपोर्शन दिखता है, बैलेंसिंग दिखती है, तो वो कोई अशुभ भाव नहीं प्रकट होती हैं उनसे, जो देख के कि हम ऐसे घबरा जाएं कि अरे हमने क्या देख लिया। तो नग्न आकृतियों में भी जो है हम कलाएँ देखते हैं और जो है उसका हम अच्छे से जो है विस्तार से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्लेटो ने होमर के काव्य की निंदा की क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अशुभ भाव एवं चरित्रों का वर्णन करके समाज को बुराई की तरफ धकेला। देखिए जो प्लेटो का विचार है, तो ये जो है होमर का जो विचार है उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि होमर ने जो विचार दिए हैं वो अपने तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन प्लेटो मानते हैं कि जो उनके विचार हैं वो बहुत जो हमारे समाज में बुराई उत्पन्न करते हैं, मतलब वो जो है एक तरह से उन्होंने एक अच्छा मैसेज नहीं दिया हुआ है अपने काव्य द्वारा। तो प्लेटो जो है इसीलिए होमर की निंदा करते हैं, क्योंकि वो उनके काव्य में एक अशुभ भाव देखते हैं और जो चरित्रों का वर्णन है वो समाज को बुराई की तरफ धकेल रहा है, मतलब उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है लोगों को। तो प्लेटो ने होमर की निंदा की है, विवेचना की है, उसकी निंदा की है। प्लेटो का कला संबंधी सिद्धांत अनुकृति सिद्धांत या इमिटेशन थ्योरी ऑफ आर्ट कहा जाता है। तो देखिए प्लेटो के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो ये आते हैं कि प्लेटो के बारे में लिखिए, या फिर प्लेटो का कला के ऊपर क्या विचार था, या फिर प्लेटो की सौंदर्य शास्त्र की क्या महत्व है इन दोनों के बीच। तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्लेटो की इमिटेशन थ्योरी लिखिए, जो अनुकृति का सिद्धांत है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि प्लेटो जो है वो प्रतिछाया और प्रतिबिंब में सुंदरता देखते हैं, तो इसीलिए प्लेटो ने जो है अपनी एक सिद्धांत प्रकट किए हुए हैं, अपने मत प्रकट किए हुए हैं, सिद्धांत पूरा बनाया हुआ है और उसके ऊपर थ्योरी लिखी हुई है, इमिटेशन थ्योरी ऑफ आर्ट। इनकी जो अलग से एक जो है टॉपिक है प्लेटो का, तो उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए हुए हैं। तो ये जो है मैं आप लोग को जो सिद्धांत है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी यहाँ पे जो है आप लोग को इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज करें, और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अनुकृति का सिद्धांत क्या है प्लेटो का, इमिटेशन थ्योरी क्या है प्लेटो की। तो थैंक यू।